आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कोई स्पेशल प्रिंसिपल नहीं है, एक नॉर्मल सी हैबिचुअल बात जिसे आप जानते हैं, उसे ही साइंटिफिक लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने का एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सेस हमने ड्रा कर दिए हैं, यहाँ पे कई सारे चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सपोज ऐसे मैंने मान रखे हैं, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है Q1, ये है बेटा Q2, ये है हमारे पास Q3 और ये है हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल Q4। हमारा ये कोऑर्डिनेट एक्सेस दिखाए गए हैं जिनमें कोई चार चार्ज पार्टिकल पुटअप किए गए हैं और ये हमारा कोई नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल है Q0। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस का कहना यह है कि किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बेटा उस पॉइंट पे अप्लाइड होने वाले फोर्सेस के कंपोनेंट्स के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। द रिजल्टेंट फोर्स एट एनी पॉइंट विल ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर एडिशन ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस अप्लाइड टू दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नेट अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे उसके कंपोनेंट फोर्सेस, मतलब उस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो उन सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स को, उन सारे फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में ऐड कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट फोर्स ऑब्टेन हो जाएगा। सपोज करिए ये चार्ज Q1 है, Q0 पे कोई फोर्स अप्लाइड करता है। सपोज किया ये जो फोर्स होगा ये बेटा हमारा फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स अप्लाइड होता है किससे, Q1 फोर्स Q0 पे F1 फोर्स हमारा अप्लाई करता है। ये बेटा लाइन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, आप स्ट्रेट ही बनाइएगा, ठीक। ये Q1 फोर्स जो है वो Q0 पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, F1। और हमारा जो Q2 है, चार्ज Q2, ये बेटा इसी पॉइंट पे हमारा कोई फोर्स अप्लाइड करता है जिसकी वैल्यू F2 है। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंबाइंड करके लिखें तो F1 वेक्टर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, F2 वेक्टर। उसी पॉइंट पे हमारा जो चार्ज Q3 है, Q3 ये भी बेटा Q0 पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा, तो इससे हम लाइन ज्वाइन कर देंगे ऐसे, और जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा कैसा होगा, ऐसे होगा। सपोज कर लीजिए ये बेटा आपके पास क्या है, F3 है, और Q4 की वजह से जो हमारा चार्ज फोर्स होगा वो बेटा ऐसे ज्वाइन किया जाएगा, और हमारा यहाँ पे Q0 ना लिख के हम Q0 को नीचे लिख देते हैं, ये लिखा हुआ है Q0। तो हमारा जो F4 वेक्टर होगा वो बेटा ऐसे कुछ होगा, ये हमारा क्या होगा, F4 वेक्टर्स। बेटा अब आप देख रहे हैं कि जहां पे पॉइंट P पे हमारा Q0 चार्ज पुटअप किया गया है, उस Q0 चार्ज पे आपके कितने फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं, 4। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर एंड F4 वेक्टर। हमारे Q0 चार्ज पे कितने फोर्स अप्लाइड हैं, 4। अगर हमें नेट फोर्स ऑन Q0 कैलकुलेट करना हो, क्या, नेट फोर्स ऑन Q0 या चार्ज Q0, तो चार्ज Q0 पे हमें नेट फोर्स चाहिए, तो बेटा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आपका क्या कहता है कि नेट फोर्स जो होगा सभी कंपोनेंट फोर्सेस के, मतलब कंपोनेंट फोर्स किसको कह रहे हैं हम, F1, F2, F3 और F4, ये जो फोर्सेस हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोनेंट फोर्सेस। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर और प्लस क्या होगा बेटा आपके पास F4 वेक्टर। यही बात जो है हमारी
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कही जाती है। बात समझ में आई? अब आपको ये लग रहा होगा कि हम इतने सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इतने सारे फोर्सेस का, या फोर्स ना हो के कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, तो हम इतने सारे वेक्टर्स का सम कैसे करेंगे। इसके लिए बेटा आपने 11th में 2 मेथड पढ़े हैं। एक तो पॉलिनोमियल मेथड। पॉलिनोमियल मेथड ये कहता है, पॉलिनोमियल मेथड एक्चुअली में ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं, जिनमें बेटा हमें वेक्टर्स जो होते हैं वो एरो के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वेक्टर आपको कई तरह से गिवन हो सकते हैं, या तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन गिवन हो, या तो फिर वेक्टर का ग्राफ प्लॉट करके आपको गिवन हो। तो जो ग्राफिकल मेथड होता है वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपको वेक्टर ग्राफ फॉर्म में गिवन हो, तो इसमें आप पॉलिनोमियल मेथड यूज करते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, याद करिए। कई सारे वेक्टर हैं, सपोज करिए मैं बना देता हूं, जैसे ये ए वेक्टर है आपके पास और इसमें हमें बी वेक्टर ये ऐड करना है, इसमें ही हमें कोई सी वेक्टर है इसे भी ऐड करना है, और फिर कोई डी वेक्टर ऐसे गिवन है हमें इसे भी ऐड करना है। तो हम सारे वेक्टर्स को ऐड करने का क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, याद कीजिए। सबसे पहले आप नॉर्मल वेक्टर ए ड्रा कर देंगे। सबसे पहले आपको जो वेक्टर गिवन है वेक्टर ए, आप उसे ड्रा करेंगे। उसके बाद ए की हेड पे बी की टेल को रख के विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन आप बी वेक्टर ड्रा कर देंगे। फिर बी की हेड पे सी की टेल को पुट अप करके विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन हम ये सी वेक्टर ड्रा कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सी की हेड पे डी की टेल को सेटअप करके विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन एक वेक्टर ड्रा कर देंगे, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का। और फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट की हेड से फर्स्ट की टेल से लास्ट की हेड को ड्रा कर देते हैं। तो जो हमारा ये वेक्टर ऑब्टेन होता है ये बेटा आर वेक्टर होता है। और ये क्या होता है एक्चुअली में, आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मतलब ये बेटा क्या होता है, सारे वेक्टर्स के एडिशन के इक्वल होता है, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बेटा आपका पॉलिनोमियल मेथड होता है। और आपने फोर्स वाले चैप्टर में, फोर्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में एक मेथड और पढ़ा था, वो केवल फोर्सेस के लिए था। देखिए उसको भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं, हालांकि वो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये टॉपिक केवल इतनी सी बात कहता था कि द रिजल्टेंट फोर्स एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर एडिशन ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस। मतलब किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो उस पॉइंट पे अप्लाइड हुए सारे फोर्सेस के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा, जो कि मैंने ये लिख रखा है, एफ वेक्टर इक्वल्स F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, दैट इज अवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये पॉलिनोमियल मेथड बताया है, और एक दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। बेटा आपको एक चीज और याद होगी कि जब हम लोग 11th में पढ़े थे तो उसमें जैसे कोई भी कई सारे वेक्टर हैं, सपोज करिए ऐसे कुछ गिवन है, ऐसे ऐसे, हालांकि इनका उस वाले से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि कई फोर्सेस का रिजल्टेंट हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो एक इसके पहले मैंने आपको ग्राफिकल मेथड बताया, इसको बेटा ये मैथमेटिकल मैसेज के फॉर्म में यूज किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा। जैसे ऐसे गिवन है तो आप जैसे इस वाली एक्सेस को ये मान के चलें कि ये हमारी एक्स एक्सेस है, और एक हम यहाँ पे वाई एक्सेस ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी क्या है बेटा, वाई एक्सेस है। हालांकि ये परपेंडिकुलर नहीं लग रही, हम फिर से ड्रा करेंगे। हमारी ये बेटा वाई एक्सेस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये
फोर्स F1 जो है ये आपका 0 एंगल क्रिएट कर रहा है, ये बेटा आपका फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है, वेक्टर में है सब, और ये आपका फोर्स क्या है बेटा आपके पास F4 वेक्टर है। क्लियर। सपोज बेटा ये आपका अल्फा जो होगा वो 0 होगा, और ये वाला कोण मान लीजिए बीटा बना रहा है, ये बेटा आपका गामा कोण है, और ये एंगल आपका क्या है डेवर है। मतलब जो एंगल्स ऑब्टेन्ड विद एक्स एक्सेस हैं तो उसमें F1 का एंगल तो अल्फा जो लिया जाता है वो 0 है, F2 का एंगल बीटा है, F3 का एंगल गामा है, और F4 का एंगल डेवर है। या फिर आप अल्फा बीटा गामा भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं है उसका। हम क्या करेंगे, हम सारे वेक्टर्स को दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। जैसे हम ये माने कि इसको अगर कंपोनेंट करें बेटा एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में, तो आपने कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स पढ़ा ही था। जैसे ये F2 वेक्टर है, बीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सेस से, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा F2 cos बीटा। बेटा जिधर एंगल होता है उधर cos वाला कंपोनेंट आता है, और इधर वाला कंपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगा F2 sin बीटा। ठीक। अब बेटा F2 आपका नहीं है, F2 को आपने क्या किया है F2 cos बीटा और F2 sin बीटा में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे आपके पास F3 है, गामा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे F3 को भी कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो F3 कंपोनेंट जो आएगा, ये कंपोनेंट क्या होगा F3 cos गामा, और इधर बेटा आपका कंपोनेंट क्या आ जाएगा F3 sin गामा। ठीक। उसके बाद अब आपके पास बचता है F4। F4 की जो डायरेक्शन हमने ली है बेटा वो कहां से ली है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से ली है। अगर हम निगेटिव एक्स एक्सेस से लेते तो हमारा कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होता, लेकिन चूंकि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सेस से डायरेक्शन ले रखी है तो हमारा कंपोनेंट क्या लिया जाएगा, लिया पॉजिटिव एक्स एक्सेस में जाएगा। लेकिन चूंकि एंगल बेटा आपका 90 डिग्री से ज्यादा है और एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में कंपोनेंट cos होता है, तो cos कंपोनेंट में 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होने पे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इधर हमारा मान लेते हैं कंपोनेंट है F4 cos डेवर, और बेटा इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे हम लिख देते हैं F4 sin डेवर। बेटा गौर से देखिए, अब हमारे पास ना तो F1 है, ना तो F2 है, ना तो F3 है, और ना ही F4 है। हालांकि हमने बेटा F1 को भी कंपोनेंट में ब्रेक किया, तो चूंकि ये एक्स डायरेक्शन में ही है इसलिए इसका y कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। हमने चारों वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब अगर हमारे पास गौर से देखें तो हमारे ये नहीं है लेकिन इनके कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स बेटा सारे के सारे क्या हैं, एक्स डायरेक्शन में हैं, और ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या हैं बेटा, वाई डायरेक्शन में हैं। और अब हम क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट अगर निकालें, एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स अगर x कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स सपोज हम आर एक्स निकाल लें, तो आर एक्स इक्वल से बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x डायरेक्शन में सारे के सारे वेक्टर यूनी डायरेक्शनल हैं, और अगर यूनी डायरेक्शनल वेक्टर हैं तो वो क्या होते हैं, उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट एडिशन से निकलता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 cos बीटा प्लस F3 cos गामा, सॉरी यहाँ पे अल्फा लिख गया था, यहाँ पे आपका क्या होगा, cos गामा होगा। तो यहाँ पे वो क्या आएगा नीचे, F3 cos गामा प्लस F4 cos डेवर। ये बेटा कौन सा कंपोनेंट हुआ, x कंपोनेंट हुआ। अब अगर हमें चाहिए y कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो आर वाई इक्वल्स बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, F1 नहीं आएगा, F1 की जगह बेटा 0 आएगा, फिर F2 साइन बीटा प्लस F3 साइन गामा प्लस F4 साइन डेवर।
ये आ गया बेटा। अगर एक बात सोच के आप देखिए, अगर आपको F1, F2, F3 और F4 की वैल्यू गिवन है, आपको एंगल्स भी गिवन है कि एक्स एक्सेस से, वाई एक्सेस से, जेड एक्सेस से कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो आप गौर से देखिए जब वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए बीटा 30 डिग्री है तो cos 30 आएगा। cos 30 की वैल्यू आप √3/2 रख देंगे, F2 की वैल्यू जो होगी रख देंगे, तो ये पूरा न्यूमेरिक आएगा, ये भी न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक, मतलब पूरे को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई हमें कांस्टेंट नंबर ऑब्टेन होगी। और उसी तरह बेटा आपका y कंपोनेंट में भी अगर एंगल और फोर्स गिवन है तो हमारी ry जो होगा वो भी क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू ऑब्टेन होगी। अब समझिए, अब ये सारे वेक्टर्स जो थे वो हमारे केवल और केवल x और y कंपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। किस फॉर्म में, x और y में। तो अगर अब हमारे पास केवल क्या बचे हैं बेटा, दो वेक्टर हैं हमारे पास क्या है, केवल दो वेक्टर हैं। कौन कौन से, एक मान लीजिए आप rx मान लीजिए और एक बेटा आपके पास क्या है ry, और हमें क्या चाहिए, इनका रिजल्टेंट चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने एक फार्मूला सुना होगा, अगर हम अप्लाइड कर दें बाय द फार्मूला, आपने सुना होगा r इक्वल्स √a² + b² + 2ab cos थीटा। 11th में ही वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम मेथड में ये फार्मूला पढ़ा है आपने। तो r इक्वल्स बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, a² की जगह क्या आएगा, rx² + ry² + 2rx ry cos थीटा की जगह बेटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि बेटा rx और ry जो हैं ये कैसे वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, क्योंकि हमारे कंपोनेंट ही एक्सेस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमारी x और y कंपोनेंट जो होंगे वो भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, cos 90 की वैल्यू बेटा आप जानते हैं क्या होती है, 0। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, rx² + ry², और इस तरह से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अगर हमारा फोर्स है तो हम यहाँ पे F रख देंगे, तो यहाँ पे F1 F2 कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग, भले ही ये मेथड आपको लेंदी लग रहा हो, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में इसका यूज करेंगे, थ्योरेटिकल में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप लोग न्यूमेरिकल करने में इसको यूज करेंगे तो ये बहुत सिंपली यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर बेटा अभी आपने कूलाम्स लॉ में 2 पॉइंट चार्ज के लिए फोर्स आपने पढ़ा कि उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है, कूलाम्स लॉ ने उसकी डायरेक्शन भी क्लियर की, उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट की। अब अगर किसी वायर में, किसी सरफेस में, किसी वॉल्यूम में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट चार्ज पे अप्लाइड फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग इसमें सीखेंगे। सपोज करिए आप दिल्ली से कोलकाता जाने वाले नेशनल हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं। आपने देखा होगा हाईवे में जो डबल लेन होता है, डबल लेन इधर और डबल लेन उधर, उसके बीच में कुछ वाइट पट्टियां ड्रा की हुई होती हैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे। बेटा आपसे अगर ये कहा जाए कि दिल्ली से कोलकाता तक में वो टोटल पट्टियां कितनी हैं, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता। अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ आपको आंकड़ों में मिलती है, गवर्नमेंट के आंकड़े होते हैं, वो जो लेंथ होती है वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो आपकी मतलब अप्रॉक्सीमेटली होती है, पूरी तरह उसको सही नहीं मान सकते। कुछ मीटर का उसमें डिफरेंस जरूर होगा। आपको अगर चाहिए तो आप क्या करें, आप पूरी लेंथ तो मेजर कर नहीं सकते। आपको मान लीजिए मैंने बता दिया कि वो बेटा 500 किलोमीटर है, तो आपसे पूछ लिया गया बेटा इसमें कितनी स्लिप्स बनी है वाइट वाली, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, अगर आपके पास सेंस है तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ स्लिप्स निकाल लेंगे और उसमें उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स मिल जाएंगी। मतलब समझ रहे हैं कि अगर जैसे किसी वायर को चार्ज प्रोवाइड किया गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसी वायर में, और अगर चार्ज उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर उसके अगर यूनिट लेंथ पे
या यूनिट एरिया पे या यूनिट वॉल्यूम पे अगर हमें चार्ज पता चल जाए तो बेटा हम उस पे पूरा चार्ज, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ज किसी भी चीज को तीन तरह से दिए जा सकते हैं बाय थ्री वेज। एक लीनियर, कोई वायर है तो उसको लीनियर चार्ज ही गिवन होगा, उसकी लेंथ में ही चार्ज होगा। एक कोई सरफेस हो सकता है, जैसे मेरा बोर्ड है बेटा, अगर बोर्ड केवल एक सरफेस है तो सरफेस चार्ज होगा। और तीसरा क्या हो सकता है, कोई भी सरफेस ऐसा, मतलब पहले सेकंड नंबर पे जो था वो एरिया वाला सरफेस था। थर्ड नंबर पे जैसा क्यूब या क्यूबाइड है जिसमें वॉल्यूम होता है, उसको चार्ज प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आप उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कही जाएगी। हमारे पास तीन होती हैं, मैंने आपको बताया। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी बेटा मतलब क्या होगी, चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट। अभी हम ये नहीं कह रहे लेंथ या एरिया या वॉल्यूम, पर यूनिट में जो प्रेजेंट चार्ज होगा वही चार्ज डेंसिटी कही जाएगी। अब अगर यहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है बेटा तो इसका मतलब होगा पर यूनिट लेंथ में प्रेजेंट चार्ज। द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ अ चार्ज्ड वायर इज डिफाइंड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स बेटा आपके पास क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, दैट्स मीन क्यू अपॉन यल। इसकी यूनिट बेटा क्या होगी, कूलाम पर मीटर होगी। अगर आपसे कोई कह दे ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं, क्योंकि चार्ज और लेंथ दोनों स्केलर हैं और दो स्केलर क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा स्केलर ही होता है। अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ गए तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ऐसे ही डिफाइन की जा सकती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपसे कहा जाए सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में आप क्या बताएंगे कि पर यूनिट एरिया में प्रेजेंट चार्ज जो होगा वही आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कही जाएगी। द चार्ज प्रेजेंट इन per unit area in a surface is defined as surface charge density. It is represented as sigma. sigma equals बेटा क्या हो जाएगा, Q upon A, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और ये भी बेटा आपकी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर आप बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बेटा ये क्या होती है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। और बेटा ये भी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। आपके लिए भले ही ये तीन डिफिनीशंस हों, लेकिन आगे आने वाले डेरिवेशंस में ये जो डिफिनीशंस हैं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। इसलिए आप इन तीनों डिफिनीशंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इन्हें आपको ध्यान से समझना होगा कि ये क्या है बेटा, पर किसी भी वायर के पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कही जाएगी। किसी भी सरफेस के पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो क्या कही जाएगी, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कही जाएगी। और इसकी यूनिट कूलाम पर मीटर स्क्वायर होगी। और किसी भी सरफेस के पर यूनिट वॉल्यूम पे या किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कही जाएगी। इसे रो से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू कूलाम पर मीटर क्यूब होती है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग बेटा बात करेंगे फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें ध्यान दीजिए बेटा। जैसे हमने ये किया कि हमने ये आपका कोऑर्डिनेट ड्रा कर लिया, कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
क्लियर। और इस कोऑर्डिनेट में आपके पास कोई एक वायर भी है जो कि ऐसे, इस वायर में बेटा आपने चार्ज प्रोवाइड कर रखा है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये वायर ऐसे कुछ चार्ज प्रेजेंटेड है इस वायर में ऐसे, ठीक। और यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है बेटा, वो पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है, Q0 है। हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस यूनिफॉर्म चार्ज वायर की वजह से इस पॉइंट पे हम चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के माइंड में तो आ गया होगा कूलाम्स लॉ लगा दीजिए। बेटा कूलाम्स लॉ जो होता है वो आपका पॉइंट चार्ज के लिए होता है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छा ये बताओ ये जो चार्ज ये है, हम इसमें कोई एक स्मॉल कंपोनेंट dl ले लें, इतना स्मॉल ले लें कि जरूरत पड़ने पर हम उसको एज अ पॉइंट एज्यूम कर सकें। हमारा जो dl लेंथ है वो इतनी कम लेंथ है, इतनी स्मॉलर लेंथ है, राइट। अब अगर हमारा ये पॉइंट है और इनके बीच की डिस्टेंस हमने एज्यूम कर रखी है कि हमारी डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक। हमारी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, अगर आप कहें लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर बेटा आपको क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है, ठीक। तो अगर आप निकालना चाहते हैं चार्ज इन स्मॉल कंपोनेंट, मतलब हमारे इस डीएल कंपोनेंट में जो चार्ज है उसे हम निकालना चाहते हैं, तो लैम्डा इक्वल से बेटा आपका क्या होगा, dq अपॉन dl होगा। हमने ऐसा लेट कर लिया कि हमारा जो स्मॉल चार्ज है सेगमेंट पे वो क्या है, हमारा dq है, और अगर वो dq है तो dq अपॉन क्या होना चाहिए, dl होना चाहिए, तो मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। तो बेटा यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो dq होगा वो आपके पास लैम्डा इंटू क्या आ जाएगा, dl आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब मैंने अभी कहा कि आप इस dl को इतना स्मॉल लेट करेंगे कि इसे हम जरूरत पड़ने पे एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकें। तो आपका बेटा ये पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है। अब हम क्या अप्लाइड कर सकते हैं, कूलम्स लॉ। तो फोर्स ऑन Q0 applied by component। अगर फोर्स निकालें बेटा स्मॉल फोर्स होगा, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे df से, क्योंकि एक स्मॉल सेगमेंट की वजह से चार्ज भी स्मॉल होगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी स्मॉल होगा। तो फोर्स क्या होगा, पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय कूलाम्स लॉ, क्योंकि बेटा हम कूलाम्स लॉ ही यूज कर रहे हैं, तो हम जो लॉ यूज कर रहे हैं उसको हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए बाय कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, पहले कूलाम्स लॉ लिखेंगे, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, r²। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। तो अगर हम इसको लिखें अगली लाइन में तो हमारा फोर्स जो होगा वो df होगा, df इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा Q1 की जगह हम क्या लिखेंगे, dq इंटू Q0 अपॉन r²। बेटा dq कौन सा, ये वाला पॉइंट चार्ज, और Q0 हमारा ये वाला पॉइंट चार्ज, अपॉन में क्या आ गया, r², इनके बीच की डिस्टेंस, क्लियर। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अगर आप देखें तो df इक्वल्स बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू dl इंटू dq इंटू Q0 अपॉन r²। बेटा dq की जगह हमने लैम्डा इंटू dl यूज कर दिया, Q0 राउंड r²। ये बेटा किसकी वजह से है, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द लेंथ, राइट। हमें चाहिए क्या, टोटल लेंथ के लिए। आपको ये पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है मैथमेटिक्स में उसका रियल में मतलब क्या होता है। बेटा इंटीग्रेशन क्या करता है
कि कोई भी यूनिफॉर्मली चीज़ें हों, आप उसमें एक स्मॉल कंपोनेंट ले लीजिए। स्मॉल कंपोनेंट इतना स्मॉल है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट में सपोज करिए फोर्स लगा है, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। बेटा एक कोई इतना छोटा सा इंस्टेंटेनियस टाइम आप एज्यूम कीजिए जिसमें उस फोर्स की वैल्यू नहीं चेंज हुई होगी। मान लीजिए 5 माइक्रो सेकंड, इतने कम टाइम में तो वो फोर्स कांस्टेंट रहा होगा, ठीक है। और जब वो फोर्स कांस्टेंट था तो उस सिचुएशन में अगर आपको सपोज करिए वर्क कैलकुलेट करना है तो आप उस सिचुएशन के लिए वर्क इक्वल्स क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये फार्मूला आपका किसके लिए होता है, कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो आपने अगर 5 माइक्रो सेकेंड्स के लिए ये मान रखा है कि फोर्स कांस्टेंट था, तो उस टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका मल्टीप्लाई करके आप वर्क निकाल दीजिए और फिर उसका जहां से जहां तक आपको फोर्स चाहिए वहां तक उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा करना। क्लियर। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने एक यहाँ पे इतनी छोटी सी लेंथ कंपोनेंट अज्यूम किया है कि वो एक पॉइंट की तरह बिहेव की जा सकती है। और अब मैं पूरे वायर की वजह से अगर निकालना चाह रहा हूँ, तो पूरे वायर की वजह से अगर हमें बेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन देखिए हम लिखेंगे, सो टोटल फोर्स on Q naught due to whole वायर। बेटा अगर हम होल वायर की वजह से टोटल फोर्स निकालना चाहें तो ये बताइए क्या होगा, F होगा, फोर्स कैपिटल F होगा। और F इक्वल्स हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा होगा, DF लिखा होगा, क्योंकि हमारा स्मॉल फोर्स इसी की वजह से। ठीक, हम डीएफ का इंटीग्रेशन करेंगे। आगे देखिए कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे हम लिखेंगे लेम्डा डीएल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज बताओ, आपको ये बात पता होगी, आप 11th से इंटीग्रेशन यूज करते आ रहे हैं। इंटीग्रेशन में जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वो बेटा बाहर आ जाती हैं इंटीग्रेशन से। तो अगर हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो F इक्वल से बेटा हमारे पास देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा कांस्टेंट ही है। ठीक बेटा, लेम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट होगी। लेम्डा को भी उठा के बाहर करो तो लेम्डा को हम यहीं पे लिखे ले रहे हैं, ये लेम्डा हो गया। बेटा डीएल कांस्टेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बेटा डीएल एक स्मॉल कंपोनेंट है जो कि वेरी करेगा। अभी आपने डीएल यहाँ लिया है, आप यहाँ भी ले सकते थे, आप यहाँ भी ले सकते थे, पूरे वायर में कहीं भी आप डीएल एज्यूम कर सकते थे। ठीक, तो डीएल हमारा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो एक्सटर्नल चार्ज है क्यू नॉट, वो बेटा क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो लेम्डा इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आपको ये लग रहा होगा कि सर आर तो कांस्टेंट है, नहीं बेटा। अगर आपकी ये डीएल आपने यहाँ की बजाय यहाँ लिया होता तो आपकी आर भी वेरी की होती, आप यहाँ ले लेते तो भी आर वेरी करती। तो आर आपका वेरिएबल में नहीं, आर आपका कांस्टेंट में नहीं, वेरिएबल में आएगा। क्लियर। और इस तरह से हम ये क्या निकाल लेंगे, फोर्स। अब अगर हमें कोई इस वायर की इक्वेशन वगैरह गिवन होती तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन होता जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते और हमें फोर्स कैलकुलेट हो जाता न्यूमेरिक वैल्यू में। ये तो मैंने आपको लेंथ के लिए समझाया। अब अगर सरफेस की बात आ जाए तो सरफेस में आप डीएल ना एज्यूम करके डीए एज्यूम करेंगे, एरिया डीए। तो यहाँ पे बेटा आप सिग्मा यूज करेंगे, एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल से डी क्यू अपॉन डीएल, डीएल ना यूज करके यहाँ पे डीए आएगा, तो डी क्यू इक्वल से लेम्डा इंटू क्या आ जाएगा, डीए। ठीक, यहाँ पे भाई जब डीए आपने वेरी स्मॉल कंपोनेंट एरिया का लिया है तो वो भी पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, पूरा यहाँ पे सेम आ जाएगा। यहाँ पे सिग्मा इंटू डीए आ जाएगा लेम्डा इंटू डीएल की जगह, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है और एरिया कंपोनेंट डीए आपने लिया है।
फिर यहाँ भी वही चीज़ करेंगे तो हमारा सब कुछ बाहर आएगा, केवल dA नहीं बाहर आएगा और R नहीं बाहर आएगा, लेंथ। बेटा आपकी वहाँ से सिग्मा जो होगा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो भी बाहर आ जाएगा। अगर वॉल्यूम के लिए हम करें तो यहाँ पे हम वायर ना बना के क्यूब या क्यूबॉइड कुछ बना लेंगे और उसमें कोई स्मॉल वॉल्यूम यूज करेंगे और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग रो यूज करेंगे। अगर हमारे पास रो है तो रो इक्वल्स क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv आएगा, तो dq इक्वल्स लेमडा रो इंटू dv आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे लेमडा है वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, रो, और जहाँ पे आपका dl है वहाँ पे आप dv यूज करेंगे और आप वहाँ पे पाएंगे f इक्वल्स रो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dv अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? तो आज से हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे।